सभी को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन साइंस का जो झारखंड टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, वही 30 प्रश्न का भी लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी तरह हम सब क्वेश्चन को बताएंगे और टेट संबंधी पूरी जानकारी और पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से होगा। इसलिए जो नहीं भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप पूरा तैयारी करें इसी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि उक्त जितना भी जानवर दिया है इस जानवर का दूध को मनुष्य को यदि दिया जाए, ठीक है, तो कौन जानवर का दूध हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो हाथी का दूध पहला ही ऑप्शन दिया है और इसका हम लोग दूध नहीं पी सकते हैं। ठीक है, आदमी को नशा जा सकता है और वो मर भी जा सकता है, इसलिए ये इसका दूध हम लोग एलिफेंट जो होता है हाथी का दूध हम लोग नहीं पी सकते हैं। ठीक, गाय का दूध तो हम लोग पीते ही हैं, बकरी का दूध भी पिया जाता है, कैमल यानी ऊँट का भी दूध पिया जाता है। यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा, पहला इसका आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है घर्षण बल हमेशा लगता है, यानी कैसे लगता है, गति के दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो होता है लगता है, नहीं लगता है। आगे देखिए गति के दिशा की ओर नहीं लगता है, गति के दिशा के विपरीत होता है यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी वो घर्षण होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर होगा किसी भी यादृच्छिक दिशा में। ठीक है, यानी आर्बिट्री डायरेक्शन में नहीं, इसका आंसर जो होगा मेरा तीसरा होगा। यानी क्या होता है, गति के दिशा के विपरीत घर्षण बल लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टॉर्च बल्ब में एक है। यहाँ बॉल हो गया है, मिस्टेक टाइपिंग थोड़ा सा, यहाँ होगा बल्ब। ठीक है, टॉर्च बल्ब में है एक, क्या है, ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ये भी नहीं है, धुंधला यानी डिम ऑब्जेक्ट ये भी नहीं है, यानी प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, कहने का मतलब है क्या कि लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है टॉर्च के बल्ब में, इसीलिए वो ज़्यादा चमकता है। ठीक, आगे देखिए इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पौधे से पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या कहलाता है, वह ऑटोट्रोपिक पोषण कहलाता है या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रेंट कहलाता है या फिर पैरासाइटिक न्यूट्रेंट कहलाता है या फिर सेप्रोफाइटिक कहलाता है। तो याद रखिएगा वह पौधा जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक पोषण कहते हैं और ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लंबी अवधि तक पोषक तत्व की कमी से होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे भोजन में यदि लंबी अवधि तक किसी भी प्रकार का पोषक तत्व न हो तो क्या हो सकता है। पहला मानसिक रोग हो सकता है, नहीं। आगे देखिएगा थकावट एवं तनाव, उत्तम और हष्टपुष्ट स्वास्थ्य ये तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखिएगा अल्पता रोग, यानी विभिन्न प्रकार की अल्पता, कहने का मतलब है कि डेफिशिएंसी डिजीज जो है, जैसे विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से विभिन्न प्रकार के अल्पता संबंधी रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है। ठीक है, यानी हमारे भोजन में जो फूड में कौन कौन से भोजन के ऐसे घटक हैं जो हमारे शरीर के विकास और मरम्मत यानी बॉडी बिल्डिंग का फूड है। ठीक है, ये भोजन की हम लोग चर्चा किए थे कि भोजन को हम लोग जनरली भोजन के जो घटक होते हैं उसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला बांटते हैं क्या कि एनर्जी बिल्डिंग फूड है ना, क्या देता है, जो एनर्जी हमको देता है। ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन हमारे शरीर में जो कटे फूटे भाग या किसी कारणवश हमारे बॉडी का कुछ भाग का कट फट जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, इसका 3 आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ द, यानी एंथर किसका एक भाग है। पिस्टिल नहीं होगा, देखिए यहाँ पे पिस्टिल लिखा गया, यहाँ स्टेमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेमन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेमन होगा और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, स्टिग्मा नहीं, पेडिसेल नहीं, इसका आंसर क्या होगा, स्टेमन होगा। यानी एंथर क्या किसका एक भाग है, स्टेमन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा को इंगित करती है। ठीक है, यानी यह डायरेक्शन किस दिशा में वो इंगित होता है।
ठीक है। कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स, किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में नहीं होगा, पूर्व दिशा में नहीं होगा, दक्षिण दिशा में हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी 3 होगा, पश्चिम में भी नहीं होगा। ठीक है, कंपास की सुई हमेशा दक्षिण दिशा पर इंगित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मनुष्यों में हवस्थी को कहा जाता है। हवस्थी का मतलब होता है जॉ बोन, जॉ मतलब होता है जबड़ा। ठीक है, क्या कहा जाता है? जबड़ा का क्या होता है? क्रेनियम, अस्टर्नम, प्लेटना या फिर मैंडिबल। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? मैंडिबल होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 10वां नंबर में, विद्युत धारा चालकों के द्वारा प्रवाहित होते हैं। विद्युत चालक यहाँ कौन सा है? चांदी विद्युत का चालक होता है, कांच विद्युत का नहीं होता है, हवा भी विद्युत का चालक नहीं होता है, प्लास्टिक भी विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ गुड कंडक्टर किसका होगा? इलेक्ट्रिसिटी का होगा। इसका आंसर क्या होगा? चांदी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है, यानी दिया गया कौन सा पदार्थ है जो जल में कंप्लीटली घुल जाता है? सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, चौक पूरी तरह से नहीं घुलता है, पत्थर तो घुलेगा ही नहीं, बालू तो घुलेगा ही नहीं, यानी चीनी जो होता है कंप्लीटली सोल्यूबल है। ठीक है, यानी कंप्लीट रूप से जल में ये घुल जाता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं, कंप्लीट रूप से क्लियर हम देख सकते हैं, किसके द्वारा? पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट नहीं, अपारदर्शी तो देख ही नहीं सकते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जो होता है, इससे हम लोग कंप्लीट रूप से आर पार देख सकते हैं। यानी पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार दिखाई देना, क्लियर स्पष्ट दिखाई देना, आंशिक तो नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है क्या? एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है, जिसमें कौन सा है जो इलेक्ट्रिक को हम पावर को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक को फ्लो करने के लिए या इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने के लिए, ऑफ करने के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं। इंसुलेटर नहीं, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस नहीं, सेल भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा? स्विच होगा। यानी स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो फिर वो ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्विच आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। किससे होता है? सूती तो प्राप्त होता है पौधा से, लाइकेन भी प्राप्त होता है। यहाँ सिल्क जो होगा 3 इसका आंसर होगा, सिल्क नहीं होता है। जूट भी हम पौधा से प्राप्त करते हैं, यानी इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि पौधे और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते एक वातावरण में रहते हैं, यानी हम रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी पौधे और प्राणियों में ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है या उपस्थित वह तत्व है जिसके द्वारा हम लोग उसमें सर्वाइव करते हैं, रहते हैं? आवास तो है। ठीक है, आवास, मॉर्फिंग या अनुकूलन तथा उत्परिवर्तन। तो उपरोक्त में से सबसे ज़्यादा जरूरी है अनुकूलन, इसका एडेप्टेशन होगा, यानी तभी हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जरूरी है। आवास नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे अनुकूल वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अनुकूलन होगा। 16 नंबर में कहता है भोज्य मूल कौन है? यानी एडिबल रूट्स इसमें क्या है जिसको हम लोग खाते हैं? ठीक है, कहता है मूली, गाजर, ये दोनों जड़ हैं, है ना। ये कौन है? रूट मतलब क्या हुआ? ये जड़ है। मूली भी जड़ है और गाजर भी जड़ है, इसलिए इसका आंसर तो यही होना चाहिए। आगे देख सकते हैं, आलू नहीं है, आलू तना को कहा जाता है, अदरक भी तना के अंतर्गत आता है, जड़ में नहीं होता है। टमाटर तो होगा नहीं, बैगन तो होगा ही नहीं, पुदीना ये तो पत्ता में आता है। हमको क्या पूछा है? रूट पूछा है, और रूट के अंतर्गत मेरा ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर है, यानी गाजर और मूली। प्रश्न संख्या 17 में देखिए, वाताक्षेपी श्वसन, यानी हम लोग क्या कहते हैं? इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ, यानी वाताक्षेपी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, या नाइट्रोजन की उपस्थिति में? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह टूटता है, पहला आंसर इसका होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन खाद्य का एक घटक नहीं है? यानी संगठक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। यानी भोजन का हम कंपोनेंट पढ़े हैं कि भोजन का जो होता है, फूड का कंपोनेंट होता है, कौन कौन इसमें है। और ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट मेरा भोजन का घटक होता है, खनिज भी मेरा भोजन का घटक होता है,
प्रोटोजोआ नहीं होगा। वसा यानी फैट भी भोजन का घटक होता है, ठीक है, ये भी होता है, यानी हमको पूछा है नहीं है तो प्रोटोजोआ नहीं होता है। हम चर्चा किए हैं भोजन का घटक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, खनिज भी होता है, वसा भी होता है, और इसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, ठीक है, ये सब भोजन के घटक हैं। यहाँ प्रोटोजोआ भोजन का कोई घटक नहीं है और यही मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, यानी कुछ अन्य गैस छूट गया यहाँ पर, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म होती है कहलाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड दे डोंट अलाउ द हीट टू एस्केप व्हिच कॉज हीटिंग ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण तो होगा ही, मृदा प्रदूषण तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा, यानी क्या होगा इसका, यह इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या होगा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर, यानी निम्नलिखित में कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है, ठीक है, यानी कौन वायु का सबसे मुख्य प्रदूषक है, हीलियम वायु का प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, वायु का प्रदूषक होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं है, और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी नहीं है, यानी मुख्य प्रदूषक इसमें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 में, किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है, यानी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन नॉट प्रोपागेट, ध्वनि जो होता है आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, जल के द्वारा ध्वनि पर क्या होती है, प्रसारित होती है, स्टील के द्वारा भी प्रसारित होती है, हवा के द्वारा प्रसारित होती है, यहाँ निर्वात जो होता है वैक्यूम, यह नहीं होती है इसके द्वारा, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, यानी माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है, हवा एक माध्यम है जो हमारे साउंड को क्या करता है, प्रसारित करता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है फॉरेस्ट इज ए सोर्स ऑफ, देखिए वन किनका एक मुख्य स्रोत होता है, ध्यान रखेंगे, इमारती लकड़ी यानी टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधे, इसका तो एक स्रोत होता है, आंसर तो यही होना चाहिए। आगे देखिए जानवर और मछली, तो जानवर और मछली का स्रोत जंगल नहीं होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं जंतुओं द्वारा और ऑक्सीजन तैयार करके जंगल ही देता है, पेड़ पौधा देता है, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, इसलिए ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। तीसरा चौथा में क्या कहता है कि केमिकल्स यानी रासायनिक, इसका भी आंसर नहीं होगा, यानी इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे का मुख्य स्रोत होता है। थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करेंगे कि फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं क्या क्या स्रोत होता है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ से क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। इसको हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं तो F4 क्या हम लोग समझ सकते हैं, फूड, यानी वैसे चीज़ जंगल वह है जो हमको भोजन देता है, चाहे आप जिस रूप में आप चावल खाते हैं वो भोजन, वो कहाँ का चीज़ है, जंगल का चीज़ है, ठीक है, सब्जी खाते हैं वो भी जंगल का चीज़ है, यानी फूड का जो भी मटेरियल है सारा कंप्लीट रूप से वह जंगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमको फूड जो देता है उसको जंगल कहते हैं। O4 क्या होता है, O4 हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, यानी जंगल हम उसको कहते हैं जो हमको ऑक्सीजन देता है, ठीक। फिर देखिए R4 होता है रेन, यानी रेन मतलब क्या होता है, वर्षा, रेन मतलब क्या होता है, वर्षा, यानी जो हमको वर्षा देता है, यानी जंगल रहेगा तो वर्षा होगा, जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा समय पर नहीं होगा। फिर देखते हैं E4 हम लोग देखते हैं, E4 होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी जो पर्यावरण की सुरक्षा हमको जंगल ही करता है, ठीक है। और S4 होता है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, जगह नहीं है, नोट करिएगा तो नोट कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन जिसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को जंगल रोकता है। T4 हम लोग देखते हैं, T4 क्या होता है, टिम्बर,
टिम्बर यानी लकड़ी, जो हमारा ऑप्शन में कहता है इमारती लकड़ी और औषधीय पौधा जो होता है वही T4 टिम्बर यहीं से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमको समझ में आ रहा है कि जंगल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए जंगल हमको भोजन भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, वर्षा भी करा रहा है, पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहा है, मृदा अपरदन को भी रोक रहा है और मुख्य लकड़ी भी हमको वहाँ वो जंगल हमको दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 23 में देखते हैं कि पौधे का रासायनिक प्रजातियाँ क्या है, स्थानिक प्रजाति क्या है। ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज ऑफ प्लांट इसमें से कौन है। पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं यानी कोई पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जो पौधे लुप्त हो चुके हैं परंतु कभी पर्याप्त मात्रा में उगते थे, ये तो नहीं होगा। पौधे जो हमारे ग्रह के बाहर से आए हैं, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा कि पौधे की स्थानिक प्रजातियां क्या हैं, जो केवल विशेष क्षेत्र में उगते हैं या पाए जाते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 में कहता है क्या, किसी पिंड पर बल का प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। यानी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर बल हम लगाते हैं तो कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए उसकी आकृति में बदलाव होता है, ये एकदम हो सकता है यानी कोई बल्ब है उस पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल सकती है, यानी उसका शेप चेंज हो सकता है, उसकी दिशा में बदलाव हो सकता है, उसकी डायरेक्शन यानी जिस दिशा में जा रहा है हो सकता है उसके अपोजिट दिशा में लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन रुक सकता है या उसका बदलाव हो सकता है। आगे देखिए एक गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हो सकता है, एकदम ये भी सही है कि कोई एक निर्धारित स्पीड से जा रही है, गति से जा रही है और उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके स्पीड में चेंज हो सकता है। आगे कहता है कि एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन, यहाँ हमारा इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है और यही मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। आगे चलिए देखिए 25 में, जल को शुद्ध करने का एकदम आम तरीका यानी कॉमन तरीका क्या है। ठीक है, कॉमन मेथड क्या है, कॉमन मेथड टू प्यूरिफाई वाटर क्या है, सल्फर मिलाकर नहीं, ब्रोमीन मिलाकर नहीं, क्लोरीन मिलाकर नहीं, यानी आर्सेनिक मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है, जो एकदम कॉमन तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 में, विज्ञान शिक्षण। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम 25 क्वेश्चन का चर्चा किए, झारखंड टेट में 25 क्वेश्चन पूछा है जो सब्जेक्ट से था। अभी जो 5 क्वेश्चन मात्र क्या पूछ रहा है, ये मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट का यानी साइंस शिक्षण से मात्र 5 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सी टेट में ये क्वेश्चन 15 का होता है, यानी 50% यानी 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह सब्जेक्ट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होता है। और यहाँ पर हमारा देखिए मात्र 5 क्वेश्चन जो पूछा है, तो झारखंड 2012 में मात्र 5 क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण से पूछा है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो छात्रों के मस्तिष्क को सचेत करता है। नेक्स्ट देखिए, सुलभ और पूछताछ आधारित, रटा रटाया ज्ञान अर्जन पर फोकस, ही तो होगा ही नहीं। रूटीन युक्त एवं निष्प्रभ हो, यानी रूटीन एंड डल, ये तो भी नहीं होगा, यानी क्या होता है, इसका आंसर होगा सुलभ और पूछताछ आधारित, इसका आंसर होगा, यानी हैंड ऑन एंड इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 27 प्रश्न में, विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए विज्ञान पढ़ाने का, बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, ये नहीं होगा। आगे देखिए, बच्चों की जिज्ञासा को दबाना हो ही नहीं सकता है, तथ्यात्मक विषय वस्तु से बच्चों को अति भारित करना, ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा, पहला इसका आंसर होगा कि बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति में एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ बनाता है कहलाता है, यानी यही जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी जगह पर प्राणी हो या कोई जीव हो या कोई वस्तु हो या जो लिविंग थिंग्स हो उसको वो क्या बनाता है, रहने के योग्य बनाता है, यानी उसको सरवाइव करने में मदद करता है या उसके द्वारा ही वह सरवाइव कर पाता है, तो क्या होगा, आदत।
ठीक है, ये नहीं होगा। अनुकूलन इसका आंसर होना चाहिए। आगे देख लीजिए, आवास देखिए दशानुकूलन, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका अनुकूलन इसका होगा, ठीक है, यानी उसी के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए, जीव के सर्वाइव करने के अनुकूल, यानी उसी के अनुकूल हवा, उसी के अनुकूल जल मिलना चाहिए, उसी के अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, ठीक है, तभी वह उस जगह पर सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगम को सारभाग्य क्या है? अभिगम का सारभाग क्या है? ठीक है, यानी व्हाट इज एट द कोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्वायरी अप्रोच टू अ स्टडिंग साइंस। ठीक है, क्या होता है? वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं, प्रत्येक चीज के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, ये नहीं होगा। असंगत तर्कात्मक होना, ये भी नहीं होगा। जो सत्य है उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं, यही इसका मेरा आंसर होगा। देखिए प्रश्न 30 है, इससे पहले हम बोलते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 के लास्ट में आपको अगला प्रश्न आ जाएगा, यानी दूसरा सब्जेक्ट का 2012 टेट में कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो आपको नजर आ जाएगा। आगे देखिएगा क्या कहता है। एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रतिक्रिया और कौशल को विकसित करेगा? क्या कहता है? सामग्री को शीघ्र याद करना तथा तेज लिखना। ठीक है, जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, भौतिक कार्यकलाप और खेलकूदी तो होगा नहीं, ये सभी। ठीक है, ये सभी जब वो एक नहीं हो रहा थी कहाँ से होगा? यानी इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? उच्च सोच होना चाहिए, यानी हमेशा हाई थिंकिंग रखना चाहिए। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होना चाहिए इसके लिए। जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम का सोच होना चाहिए। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए गाइड्स, अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, तभी न हम और अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचा सकेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।